हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। देखो अब तक आपने क्या पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के हाफ में क्या पढ़ लिया, चार्ज के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। फिर उस चार्ज की प्रॉपर्टी ही पढ़ी है आपने आप तक। चार्ज की प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है आपने, जगह जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तार के पास, प्लेट के पास, स्फेयर के पास निकाली, वो सब क्या थी, चार्ज की प्रॉपर्टी तो थी, क्योंकि चार्ज के पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड चैप्टर में आए तो वहां फिर हमने बताया आपको कि चार्ज के पास पोटेंशियल भी होता है, आर डिस्टेंस पर विभव होता है ना। तो फिर उस विभव को पढ़ा, फिर विभव निकाला अलग अलग जगह पर, निकाला एक्सिस पर विभव निकाला, इक्वेटोरियल पर विभव निकाला। तो अब तक आपने क्या पढ़ा है, मतलब वन और हाफ चैप्टर में आपने चार्ज को ही पढ़ा है। और चार्ज की क्या पढ़ी है, चार्ज की क्या पढ़ी है, प्रॉपर्टीज, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है और आपने पोटेंशियल को पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम इस चार्ज का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन का मतलब यूज कहाँ है इसका। ये जो अब तक पढ़ा है चार्ज के बारे में, इस चार्ज का यूज कहां पर होता है, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या, यूज। तो इसका यूज होता है कैपेसिटर में। इसमें यूज होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर नाम से आप फेमिलियर हो गए। क्या होता है कंडेंसर, बताओ। पंखे में कंडेंसर, जनरल नाम है कैपेसिटर, पंखे में जो लगता है वो कंडेंसर। और भी कई जगह जगह लगते हैं ये, है ना, तो वहां कैपेसिटर ही कहा जाएगा इनको। तो कैपेसिटर जो डिवाइस है उसमें चार्ज का यूज होता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर दे देता है चार्ज। तो उसी डिवाइस को ही कैपेसिटर कहते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत ही स्मॉल बैटरी है एक तरीके से। वो जब बैटरी अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेती है ना, ऐसे ही कैपेसिटर कर लेता है। लेकिन ये तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाता है, करंट देगा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज होगा फिर करंट देगा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह से कैपेसिटर चलता है, ठीक है। तो कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना। तो मैं टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूँ और फिर हम इसमें कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो ये समझ गए ना, ये चार्ज की क्या है, एप्लीकेशन आ गया। अब अभी तक चल रहे थे, प्रॉपर्टीज चल रही थी, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड लिखा गया है डाई इलेक्ट्रिक, परावैद्युत या विद्युत रोधी भी कहते हैं इसको। तो पहले हम जरा समझ लेते हैं मेटल को, उसके बाद कैपेसिटर पे आएंगे। देखो बताओ, मेटल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, धातु जिसको बोलते हैं धातु, वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है चालक, जिनको क्या कहते हैं हम, कंडक्टर। और सेकंड कैटेगरी होती है मेटल की, अचालक। ये अचालक ही, इसके कई नाम है, देखो अचालक को हम विद्युत रोधी भी कहते हैं और हम इसको परावैद्युत भी कहते हैं। ये अचालक के तीन नाम है, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है दोनों में, चालक किसको कहते हैं और अचालक किसको कहते हैं। ये दोनों मेटल की दो कैटेगरी हैं। मेटल या तो कंडक्टर होगा या नॉन कंडक्टर होगा। मेटल कह दो या कोई भी सब्सटेंस कह दो, है ना। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर दो कैटेगरी में होते हैं। तो बताओ कंडक्टर किन सब्सटेंस को कहा जाता है और इंसुलेटर किन सब्सटेंस को कहा जाता है, बताओ। जो पता है वो बता दो। वो क्या होते हैं, और जिसमें करंट, वो इंसुलेटर। ये तो डेफिनेशन है, बिल्कुल सही है। भाई जिन सब्सटेंस में करंट फ्लो हो सकता है उनको क्या कहेंगे हम, कंडक्टर। और जिनमें करंट फ्लो नहीं होता वो इंसुलेटर। अब करंट फ्लो हो सकता है का क्या मतलब होता है, करंट फ्लो हो रहा है तो क्यों होता है करंट फ्लो, बताओ। किसी भी सब्सटेंस में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर, तो करंट फ्लो कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के भी प्रकार हैं। नहीं, देखो अगर मेरे पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये कोई मेटल का मैंने पीस ले लिया, आयरन कॉपर जो भी है, कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर तब कहा जाएगा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं इस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर होगा क्या, कोई भी जो कंडक्टर होता है ना, उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री।
अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती है तो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। इस वजह से जो नेट करंट होता है वो जीरो हो जाता है। करंट बनता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेम डायरेक्शन में होगा तब करंट बनेगा। अभी रैंडम मोशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होती है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स फील करता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किधर भागने लगेंगे, इधर। तो इनका सबका मूवमेंट जो होगा ना वो एक सेम डायरेक्शन में होने लगेगा। इनका ये कौन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तब बनता है करंट। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर सेम डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं और करंट बनने लगा है तो फिर उस सब्सटेंस को कहा जाता है कंडक्टर है। क्या कहा जाएगा, कंडक्टर। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन देखो समझो, ये जो मैंने मेटल का पीस लिया है इसमें मान लो जैसे मैंने आयरन का लिया है, तो आयरन के इस पीस में आयरन के एटम भी तो होंगे ना, एटम। एटम से मिलकर ही तो कोई भी सब्सटेंस बनता है। तो एटम के अंदर क्या होता है, एक तो होता है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट, है ना। न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। ऐसे मिलियंस ऑफ एटम इसके अंदर है। ये जो आयरन का पीस आपने ले लिया, मिलियन मिलियन बिलियन एटम है ऐसे। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाता है क्योंकि ये तो इसके अराउंड ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये ऐसे मूव नहीं करेंगे सेम डायरेक्शन में। कंडक्टर में क्या होगा या मेटल में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर भी रहते हैं इस तरह से। इनका काम इसमें घूमना नहीं होता, इनका काम ऐसे ही रैंडम मोशन करना होता है इधर उधर मेटल के अंदर। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है। तो जिस भी सब्सटेंस के अंदर, जिस भी पदार्थ के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, इन वाले इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो इसमें क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाएगा कंडक्टर। बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आती है। तो लिखो पहले कंडक्टर की डेफिनेशन लिखो। वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेशों का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशों का प्रवाह होने लगता है। आवेशों के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आवेशों का प्रवाह होने लगता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चालक कहलाते हैं, कोमा लगा के चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की और उस सब्सटेंस में क्या फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, मतलब करंट फ्लो होने लगा। तो आप कहेंगे कि ये सब्सटेंस कंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में जितने भी हमारे जो मेटल होते हैं ना, मेटल, मेटल तो समझते हैं ना, मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटल बताओ। धातु किसे कहते हैं, सोना चांदी लोहा कॉपर सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल है। ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड स्टेट में होता है। पारा, पारा भी मेटल है, सही है। तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। तो ये सारे जो मेटल होंगे इन सबको क्या कहा जाएगा, कंडक्टर। तो लिखो एग्जाम्पल में लोहा सोना चांदी और पारा, लोहा सोना चांदी पारा आदि। अगर अचालक मैं ले लूं यहां पर कोई नॉन कंडक्टर ले लूं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, तो मैं देखूंगा कुछ नहीं होगा, ना तो करंट मूव करेगा ना कुछ होगा। तो करंट मूव क्यों नहीं कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले जो ऑर्बिट में नहीं घूम रहे होते हैं, वो इसमें बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे।
जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, सबसे गुड कंडक्टर किसे कहा जाता है, सिल्वर को। तो सिल्वर को गुड कंडक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिल्वर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जितने भी नॉन कंडक्टर होंगे उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, सारे के सारे कैसे होंगे, बाउंडेड होंगे, सारे के सारे एटम के अराउंड रोटेट रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर मूव क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कुछ करंट ही मूव नहीं करेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर या डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बात समझ में आ गई, नोट करो। देखो वे पदार्थ जिनमें वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। अचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इन्हें परावैद्युत भी कहते हैं, इन्हें परावैद्युत भी कहते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट होता है ना कांच, और मिरर ट्रांसपेरेंट होता है क्या, मिरर तो वन साइड से वो पेंट होता है ना, एक ही तो साइड दिखती है उसमें, पतला मोटा होता है यार। अरे समझ गए, हाँ। तो मिरर हो या कांच हो दोनों ही क्या है, इंसुलेटर है। अच्छा एक थर्ड कैटेगरी और होती है सब्सटेंस की, कोई बता सकता क्या होती है, एक तो या तो कंडक्टर होंगे या नॉन कंडक्टर होंगे, एक थर्ड एक और कैटेगरी होती है, बताओ क्या। हाँ, सेमी कंडक्टर। क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी का क्या मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, तो हिंदी में नाम कहेंगे अर्ध, आधे को क्या कहेंगे अर्ध, और कंडक्टर मतलब चालक। ये भी डाल दो ऐड। ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएंगी, बस आपको पता होनी चाहिए कि कितने टाइप के सब्सटेंस होते हैं। अच्छा अब सेमी कंडक्टर तो क्या होते हैं बताओ, मतलब सेमी है ये, आधे चालक हैं और आधे अचालक हैं, मतलब ना तो पूरी तरीके से चालक है ना पूरी तरीके से अचालक है, आधे आधे हैं दोनों। तो ये कैसे कब चालक कब अचालक होते हैं, मतलब क्या है इनका सिस्टम, पता है क्या किसी को। हाँ, ह्यूमन बॉडी तो गुड कंडक्टर है, तो कंडक्टर हो गई ना। हाँ हम सेमी कंडक्टर पूछ रहे हैं ना। सेमी कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होंगे जो एक कंडीशन पर तो इसकी तरह बिहेव करेंगे, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर दी जाए तो फिर वो कंडक्टर बन जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को सेमी कंडक्टर कहेंगे। जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो वो बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। उसमें कितना ही आप करंट फ्लो करा दो करंट फ्लो नहीं होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, रूम टेम्परेचर पर ले आए उसको 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर ले आए, तो फिर उसमें करंट फ्लो हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस, मतलब फिर क्यों हुआ करंट फ्लो, बताओ, बता सकता है कोई। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन था तो उसने बिहेव करा एज ए इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर था। और जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने मान लो टेम्परेचर कर दिया इसका 25 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये सब्सटेंस कंडक्टर बन जाता है। तो कोई इसका रीजन बता सकता है क्या हुआ होगा इसके अंदर, बताओ क्या रीजन है। 25 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर की तरह काम करने लगा, 0 पे इंसुलेटर था। तो ऐसा क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है ये बताओ। अगर मैं आपको एक रूम में बंद कर दूं, बिल्कुल वो बंद हो हर तरफ से, और टेम्परेचर बढ़ाता रहूं,
तो क्या होगा? पसीने ही आएगा बस। हीट हो जाएगी ना बॉडी पूरी। हीट मतलब हीट मिलने लगेगी बॉडी को। और हीट क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जब आप इसको, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? हीट करोगे ना इसे, गर्म करोगे ना, या यानी इसको एनर्जी दोगे ना बाहर से। तो जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये इसे क्या मिलेगी? हीट। हीट मतलब एनर्जी। तो होगा क्या कि अभी तो ये इंसुलेटर था ना 0 केल्विन पर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे? बाउंडेड थे, कोई फ्री नहीं था। लेकिन पता है, अगर इन इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दी जाए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कितनी एनर्जी दें हम कि वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, फ्री हो जाए। कराया था नहीं? तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल कर आई थी माइनस में, है ना? तो वही है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकता है, बस शर्त यह है कि इसको उतनी एनर्जी मिल जाए जितनी एनर्जी से प्रोटॉन इसको बांधे हुए है। अगर उतनी एनर्जी आप इसको दे दोगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ होता क्या है, इंसुलेटर में जब आप हीट दे देते हो ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मतलब उसको एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन। जब इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं। तो ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं तो फिर इस केस में क्या हो जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो करंट फ्लो तो एक टेम्परेचर पर नहीं होता, एक टेम्परेचर पे हो जाता है। इनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। तो ना तो ये पूरी तरह से क्या है? इंसुलेटर। ना ये पूरी तरह से क्या है? कंडक्टर। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। ये सब क्या है इसके? ठीक है, तो डेफिनेशन भी लिख लो। देखो, ऐसे पदार्थ जो जो ना तो चालक होते हैं, जो ना तो चालक होते हैं और ना ही अचालक होते हैं। जो ना तो चालक होते हैं और ना ही अचालक होते हैं। ना ही अचालक होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। द सब्सटेंस विच आर नाइदर कंडक्टर नॉर इंसुलेटर इज नोन एज सेमीकंडक्टर। द substances which are neither conductor nor insulator are known as semiconductor। ये जो सेमीकंडक्टर है ना, ये इतना सा ही नहीं है, इसका पूरा यूनिट है आपके सिलेबस में। सबसे लास्ट वाली जो यूनिट है ना, वो सेमीकंडक्टर ही है। तो इसको तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके तो चैप्टर बने हुए हैं अलग अलग। पहले चैप्टर में सेमीकंडक्टर है, फिर सेमीकंडक्टर पढ़ते क्यों है, क्या यूज है इनका, तो इनसे ट्रांजिस्टर बनते हैं। फिर ट्रांजिस्टर का क्या यूज है, ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनते हैं। फिर एम्पलीफायर का क्या यूज है, वो सब पढ़ना है। समझ गए? एम्पलीफायर तो समझते हो ना? एम्पलीफायर का क्या यूज होता है बताओ? डीजे वगैरह में एम्पलीफायर नहीं लगता है? डीजे में, डीजे है ना, तो उसमें वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बड़ा बनाने के लिए एम्पलीफायर का यूज करते हैं, वॉल्यूम की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा करने के लिए। तो इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ना है सेमीकंडक्टर में, अभी तो ऐसे ही बता दिया ऊपर ऊपर से, है ना? समझ गए? अब हम अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं, और क्या है चैप्टर में? कैपेसिटर। इसको पढ़ा। बताओ, वाटर कंडक्टर है या इंसुलेटर है? वाटर, पानी। पानी कंडक्टर है, इंसुलेटर है? हम्म, वो नॉन कंडक्टर होता है। और सही कह रहे हैं? कौन सा? ठंडा पानी, हाँ। ठंडा पानी क्या होगा? ठंडे पानी में आप बताओ, होगा नहीं होगा? होगा। तो फिर पूछ करो। मैंने पूछा पानी इंसुलेटर है या कंडक्टर है? कंडक्टर है। दोनों है तो सेमी कंडक्टर है। बिल्कुल इन्होंने सही बताया। मैंने बताया होगा तुम्हें कहीं ना कहीं, हाँ।
बताया स्कूल में। मिनरल वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर, जो इन्वर्टर वगैरह में डलता है, उसमें कोई भी मिनरल नहीं होते। मिनरल मतलब मिनरल वाटर नहीं कहेंगे उसको, मिनरल वाटर में तो मिनरल होते हैं। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर में मिनरल नहीं होते। मिनरल समझते हो ना, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब पानी के अंदर डाले जाते हैं ताकि हमारी बॉडी को मिल सके। हमारी बॉडी को भी इन सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के लिए ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह। ये हाथ मूव हो रहा है ना, ये ब्रेन से इलेक्ट्रिक सिग्नल आया है मेरी उंगलियों तक, तब ये हाथ मूव हो रहा है। समझ गए? और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचाने के लिए मेटल की जरूरत पड़ेगी ना, मतलब सोडियम की जरूरत पड़ती है, Na की। तो उस Na को भी हमारी बॉडी को चाहिए। बात समझ आ गई? आयरन भी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, सुना होगा पालक के अंदर आयरन होता है। तो आयरन मतलब आयरन वैसे लोहा नहीं होता उसके अंदर, आयरन की बहुत ही माइक्रोस्कोपिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। तो वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो मिनरल वाटर में देखो, अगर ये मेटल होंगे, सोडियम, आयरन, तो करंट फ्लो हो जाएगा ना, करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन डिस्टिल वाटर में ये भी नहीं होते, मिनरल्स निकाल देते हैं बिल्कुल, केवल होता है H2O बस। तो केवल अगर H2O है तो H2O के अंदर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं ना। देखो, HOH, तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास लास्ट ऑर्बिट में। हाइड्रोजन पर एक होता है, तो इसका इससे बॉन्ड होता है, इसका इससे बॉन्ड होता है। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ? नहीं है ना, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। समझ गए? तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अमोनिया देखो, अमोनिया के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, NH3 है ये, तो इसके पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बचे हुए, जो बॉन्ड नहीं बनाते। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं होगा डिस्टिल वाटर में। अब ये नहीं कि तुमने नल से पानी भरा और उसमें वायर डाल दिया और हाथ डाल दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर वाला जो पानी जमीन से जो आता है ना, उसमें तो मिनरल होते हैं ना, उसमें इम्प्योरिटी गंदगी भी होती है, तो उसमें तो हो जाएगा ना। लेकिन अगर इन्वर्टर इन्वर्टर वाला जो पानी होता है, RO साफ कर देता है, मिनरल मिला देता है ना। नहीं, ये गंदगी निकाल देता है, और मिनरल्स जो होते हैं, जो बॉडी को चाहिए, जो मैंने अभी बताया, उनको ऐड कर देता है पानी में। तो मिनरल वाटर इसी को तो बोलते हैं, RO के पानी को। चलो, तो हेडिंग डालो, वैद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस वर्ड आया कैपेसिटी से। कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी चीज की क्षमता। कैपेसिटी को हिंदी में क्षमता ही कहते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में भी बताया गया था कि कैपेसिटर एक वो डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है। तो चार्ज को स्टोर करने की भी तो कोई कैपेसिटी होगी ना, उसकी कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस जो है, वो कैपेसिटर की कैपेसिटी है, कि कैपेसिटर कितना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस निकालने का, वो बताते हैं, देखो। किसी चालक की वैद्युत धारिता, उस चालक की उस चालक की वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। उस चालक की वैद्युत आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, तो उसका वैद्युत विभव तो उसका वैद्युत विभव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।
ठीक है, देखो क्या बोला गया है। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर आप समझ गए आप, है ना, मतलब इसमें करंट फ्लो हो सकता है। अब इस पर मैंने इसको चार्ज दे दिया, मान लो प्लस क्यू चार्ज दे दिया। तो ध्यान रखना कंडक्टर में जो चार्ज आता है ना वो केवल कहाँ आता है, सरफेस पर। ये प्लस क्यू चार्ज दिया हमने इसको, ठीक है। तो इस कंडक्टर पर जो चार्ज आपने दिया है उस वजह से अगर किसी पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं, मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो चार्ज, ये जो चार्ज है अगर इसको मैं बढ़ाऊं और बढ़ाऊं तो पोटेंशियल जो होगा इस पी पॉइंट पर वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर चार्ज को बढ़ाया जाए किसी कंडक्टर पर तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है, बताओ। बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा तो क्या होगा यहाँ, पोटेंशियल होगा ना। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर फॉर्मूला पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यही तो होता है। यहाँ देखो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी अगर किसी बॉडी पर हम चार्ज बढ़ा देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, जाहिर सी बात है। तो चार्ज जितना ज्यादा बढ़ाओगे यहाँ पर पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर फोर्स बढ़ता जाएगा, ऐसा समझ लो। जितना ज्यादा चार्ज लोगे उतना ज्यादा इस पी पॉइंट पर क्या होगा, फोर्स होगा। वैसे पोटेंशियल क्या होता है बताओ, पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होती है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करते हैं उसको पोटेंशियल कहते हैं, उस पॉइंट पर। ये तो था। तो अगर यहाँ मैं चार्ज बढ़ा दूंगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, अगेंस्ट फोर्स बढ़ जाएगा, तो वर्क उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। कम फोर्स होगा तो वर्क कम करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स होगा तो वर्क बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा, वर्क ही तो पोटेंशियल है। जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इस पी पॉइंट तक लाने में, उसी को तो पोटेंशियल कहते हैं भाई। तो यहां से मतलब आप कह सकते हो कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अरे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल। चार्ज को बढ़ाओगे तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई। चार्ज कम करोगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल का मतलब वर्क, जो इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं यहाँ तक, उसका जो वर्क हो रहा है वो कम या बढ़ जाए। बात समझ में आ गई। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा ना यहाँ से, तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट आता है सी इंटू वी। यहां से अगर सी निकालोगे तो फॉर्मूला बनेगा क्यू अपॉन वी। अब ये जो सी है ना, देखो सी क्या है यहाँ पर, वेयर सी क्या है, कांस्टेंट ही तो है। प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट ही तो आता है। और इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, इसका नाम है ना कांस्टेंट का, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसी को इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। देखो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कांस्टेंट से ही तो आया है। मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की या कैपेसिटर की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने कोई गिलास बना दिया, बन गया गिलास, अब उसमें पानी भरने की जो कैपेसिटी है वो कांस्टेंट ही तो हो गई। ऐसे ही जब कोई, अब जितना गिलास है उतना ही तो पानी भरा जाएगा, आप और डालोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही बनेगा। तो कैपेसिटी इज ए कांस्टेंट टर्म। अगर कोई कैपेसिटर बन गया है तो फिर उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ऐसे ही आपने पढ़ा था देखो 10th में वी प्रोपोर्शनल आई, इसको फिर से दोबारा भी पढ़ेंगे अगले करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां से वी आर ये बनता था ना, देखो आर आता था ना कांस्टेंट, और यहाँ इस आर को हम क्या कहते थे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहते थे। तो रेजिस्टेंस भी तो क्या है, प्रोपोर्शनल हट के आया है, तो ये भी तो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ ना। तो अगर कोई वायर है तुम्हारे पास तो उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया ना फिर। रेजिस्टेंस रुकावट ही तो होती है वायर के अंदर, जो कर्नल इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रास्ते में जो, वो सब समझाया है मैंने, है ना। तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। ऐसे जैसे रेजिस्टेंस होता है ऐसे ही कैपेसिटेंस, कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर की या कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उसको निकाल सकते हो कैसे, उस पर चार्ज कितना है वो देखो, और उस पर पोटेंशियल कितना है चार्ज की वजह से, उससे डिवाइड कर दो, कैपेसिटी निकल जाएगी। नोट करो, बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है। इसमें हमने अभी कोई मतलब कैपेसिटर को नहीं लिया है, जनरल एक कंडक्टर की बात करी है, उसका फॉर्मूला ये आया है।
अब किसी भी कैपेसिटर का, क्योंकि आप दो तरह के कैपेसिटर पढ़ोगे आपके सिलेबस में, वैसे तीन होते हैं, आप दो पढ़ोगे। पहला होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसको यही जो मैंने बनाया है स्फेरिकल कैपेसिटर, ये इसमें चार्ज स्टोर हो सकता है ना, तो ये भी एक तरह का कैपेसिटर है। दूसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल है ना, तो सिलेंड्रिकल वाला आपको नहीं पढ़ना है, स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट पढ़ना है। तो उनके लिए हम कैपेसिटी जब निकालेंगे ना, तो जनरल फॉर्मूला इसी का यूज करेंगे, चार्ज और पोटेंशियल, क्योंकि उनका पोटेंशियल चेंज होता रहेगा बस, चार्ज तो सेम रहेगा, उनका जो पोटेंशियल है वो बदलता रहेगा। पैरेलल प्लेट का पोटेंशियल अलग तरह से निकलेगा, स्फेरिकल का अलग तरह से निकलेगा, तो फिर उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटी निकालने का। बात समझ में आ गई? जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, V बराबर W/Q, ये जनरल फॉर्मूला था बिल्कुल। लेकिन जब हमने एक्सिस पर निकाला पोटेंशियल तो अलग आया, इक्वेटोरियल पर निकाला तो अलग आया, किसी भी पॉइंट पर निकाला तो अलग आया। तो वो डिपेंड करेगा कि कहाँ निकाल रहे हो। जनरल फॉर्मूला तो यही है ना पोटेंशियल निकालने का, यूज तो इसी का करेंगे। ठीक है, तो देखो यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, देखो यहां पर देखो, सी की तो यूनिट फाइंड करनी है, तो यहां पर क्या है, क्यू और वी। तो क्यू और वी क्या होते हैं? क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और वी की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट। तो या तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या, तो कूलाम पर वोल्ट, या ये एक कूलाम पर वोल्ट बराबर होता है एक फैरेड के। इसके एक फैरेड। तो एक कूलाम पर वोल्ट को ही क्या कह देते हैं? फैरेड। एक फैरेड बराबर है एक कूलाम पर वोल्ट। बात समझ में आ गई? तो या तो कहो कूलाम पर वोल्ट या कह दो फैरेड। नोट करो, ये यूनिट है। एक माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड होंगे बता सकता है कोई? ऐसे करके दिया है एक माइक्रो फैरेड, तो कितने फैरेड होंगे? माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर, तो 10 की पावर -6 फैरेड होंगे एक माइक्रो फैरेड में। और एक पीको फैरेड दिया है, पीको फैरेड, पीको भी आती है कभी कभी यूनिट, है ना, बहुत छोटी यूनिट हो गई। तो 10 की पावर -12 फैरेड होते हैं। फैरेड क्या है? फैरेड कैपेसिटी नापने की यूनिट है। कैपेसिटी को आप फैरेड में नापोगे, कितने फैरेड कैपेसिटी है कंडक्टर की। नोट करो दोनों रिजल्ट। डायमेंशन का भी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो डायमेंशन भी बता देते हैं। डायमेंशन कैसे निकलेगी बताओ? यूनिट से डायमेंशन निकलती है। तो यूनिट क्या दी हुई है? कूलाम और वोल्ट। कूलाम की डायमेंशन क्या होती है बताओ? कूलाम की डायमेंशन नहीं पता किसी को भी? क्यू बराबर आई टी से निकालो ना। आई की क्या होती है? एम्पियर। टी की क्या होती है? टाइम। तो एटी आ जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या दिया हुआ है? वोल्ट। वोल्ट की डायमेंशन पता है? वोल्ट की डायमेंशन V बराबर W/Q से निकालो। W की क्या होती है? ml² T-2, और Q की क्या होती है? AT। क्या कह रहे हैं? इसको ऊपर लेके जाओ, ml² T-3 A-1, ये आ जाएगी। ये दोनों ऊपर ले गया मैं, तो T-1 है ना, यहाँ ऊपर जाके -3 हो जाएगा, A ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ये इसकी है, ml²T-3 A-, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद करो, तो बताओ क्या आएगा? M ऊपर जाएगा M-1, L² ऊपर जाएगा L⁻², T-3 ऊपर जाएगा, ये प्लस का है पहले से ही, तो कैंसिल हो जाएगा। तो टी की पावर कितनी आएगी? -2, 1 -3 -2 हो जाएगा ना। अच्छा, A-1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, एक प्लस पहले से ही है, तो A की पावर, सही है। हाँ, +4 आ रहा है। ठीक है, नोट पॉइंट में एक बात लिखेंगे, यहां से देखो, फॉर्मूला तो यही बता रहा है कि सी का के सी बराबर Q/V। तो यहां से देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कि अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे, इधर देखो भाई, इधर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बता रहा है? Q/V। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करती है कैपेसिटी। यहाँ से फॉर्मूला तो ये बता रहा है ना कि अगर चार्ज को बढ़ाओगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो कैपेसिटी घट जाएगी। यहाँ से तो यही बता रहा है ना। लेकिन मैंने आपको बताया ये कैपेसिटेंस आया कैसे है? कांस्टेंट आया है ना। तो कैपेसिटी का ये जो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला कैपेसिटी निकालने का है। अगर आपको कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है किसी कंडक्टर की, तो इस फॉर्मूला का यूज करोगे। कैपेसिटी ना तो इस पर डिपेंड करती है, ना ही
इस पर डिपेंड करती, क्योंकि मैंने बताया कैपेसिटी अगर कोई कंडक्टर या कैपेसिटर बन गया है तो फिर वो फिक्स हो जाती है कांस्टेंट। जैसे गिलास है, अब गिलास है तो मैं आप कहोगे भैया गिलास की कैपेसिटी तो पानी पर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा पानी डालोगे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है, गिलास थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा। तो वही बात है, कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी, जैसे गिलास की कैपेसिटी पानी पर डिपेंड नहीं करेगी, वो तो जितना गिलास का है वॉल्यूम उतना ही पानी आएगा उसमें। ऐसे ही जो कैपेसिटी होती है वो किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी फिक्स है। जब क्या बन गया कोई कैपेसिटर तो उसकी कैपेसिटी भी फिक्स हो गई, ना तो वो चार्ज पर डिपेंड करेगी ना ही वो उसको कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, और चार्ज कितना है पोटेंशियल से डिवाइड। पास में आ गई, तो नोट पॉइंट में यही बात लिखनी है, लिखो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज Q and potential V. It is a property of a conductor और कैपेसिटर। ये बात नोट कर लेंगे आप सभी। ठीक है, तो ये हमने जनरल कैपेसिटेंस का आज फॉर्मूला पढ़ा है कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग कैपेसिटर लेंगे और उनके लिए कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर के बारे में, है ना, और उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में आपको बताया गया था। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ये कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, क्योंकि हम यहाँ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। बात समझ में आ रही है? कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेती है और जरूरत पड़ने पर वो डिस्चार्ज भी हो जाती है, आपको करंट दे देती है, उस डिवाइस को कैपेसिटर कहा जाता है। तो उसकी कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकती है उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको निकाल, इसका फॉर्मूला बताया था हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर आपको किसी कैपेसिटर पर चार्ज दिया हुआ है कितना है और उसका पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप उसकी क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। बताया गया था कि कैपेसिटेंस जो होता है ये कांस्टेंट टर्म है, अगर कोई कैपेसिटर बन गया है तो उसकी कैपेसिटी फिक्स यानी कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो जाता है, इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। बढ़ाना या घटाना है तो फिर ये किस चीज पर डिपेंड करेगा वो आज हम समझेंगे कि कैपेसिटी कैपेसिटर की कैसे बढ़ाई जाती है कैसे घटाई जाती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट होगा हमारा कैपेसिटर, है ना। तो बताओ इसकी यूनिट क्या बताई गई थी कैपेसिटेंस की, इसकी यूनिट बताई गई थी कूलाम पर वोल्ट, या इसको हम क्या कह देते थे, फैरड। क्या कहते थे, फैरड, या तो फैरड कह दो या कूलाम पर वोल्ट कह दो। बात समझ में आती है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ जाते हैं आज के लेक्चर, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर्स। देखो संधारित्र एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग आवेश को आवेश को संग्रहित या स्टोर, ब्रैकेट में लिख देना स्टोर, हिंदी में लिखो संग्रहित यानी इकट्ठा, है ना, इसका उपयोग आवेश को संग्रहित करने में किया जाता है, आवेश को संग्रहित करने में किया जाता है।
ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अब ये टाइप लिखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तुम लिखो इंग्लिश में जब तक। देखो, कैपेसिटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैपेसिटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can be used which can be used to store the electric charge. There are mainly 3 types of capacitors. There are mainly 3 types of capacitors. लिखो इनको जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर। ठीक है। 3 टाइप के कैपेसिटर हम पढ़ते हैं, स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट और सिलेंड्रिकल। इसमें कि सिलेंड्रिकल वाला कैपेसिटर आपको नहीं पढ़ना है, केवल 2 ही पढ़ने हैं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर और एक पैरेलल प्लेट। जो मेन, जो ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल का तो बस कैपेसिटेंस निकालना है आपको, और एक आध न्यूमेरिकल होगा तो वो कर लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आर्टिकल भी कर दें कई सारे, और फिर इनको सीरीज में ऐड करेंगे, पैरेलल ऐड करेंगे, फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस भी इसी का निकालेंगे। इसको तो पढ़ना ही नहीं है सिलेंड्रिकल वाले, है ना। सिलेंड्रिकल वाला कैपेसिटर देखा होगा आपने, इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। मतलब जो सिलेंडर की शेप का कैपेसिटर है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। भाई काम तो तीनों का सेम ही है ना, चार्ज को क्या करना, स्टोर करना। तो ये भी चार्ज को स्टोर करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। स्फेरिकल कैपेसिटर शेप में कैसा होगा, स्फेयर होगा। गोल नहीं, स्फेयर होगा। हाँ, गोल ही होगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शेप कैसी होगी, पैरेलल प्लेट होंगी इसके अंदर 2 लगी हुई। तो मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर में चार्ज कहां पर स्टोर होगा, स्फेयर पे। जो स्फेयर होगा उसके ऊपर चार्ज आके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज कहां पे स्टोर होगा, प्लेट पर, पैरेलल प्लेट पर। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जो सिलेंडर होगा उस पर चार्ज स्टोर होगा। मकसद तीनों का क्या है, चार्ज को स्टोर करना। शेप अलग अलग है तो नाम अलग अलग। बात समझ में आ गई। अब शेप बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, इनका कैपेसिटेंस बदल जाएगा, तीनों का अलग अलग हो जाएगा। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर्स का क्या कैपेसिटेंस कितना होता है, मतलब इनकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है, वो आप हम इसका कैलकुलेट करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटी। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, बस कर दो। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, या इसको कभी कभी कंडक्टर भी कह देते हैं ना, कंडक्टर और कैपेसिटर एक ही बात होगा, तो कंडक्टर भी। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स या कंडक्टर। स्फेरिकल कैपेसिटर बना देता हूं। स्फेरिकल कैपेसिटर की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, है ना। वही स्फेरिकल कैपेसिटर है तो शेप भी तो स्फेरिकल होगी ना। बिल्कुल परफेक्ट, तो स्फेयर बना दिया क्या मैंने, थोड़ा सा है यहाँ इधर डेविएशन, समझ गया ना। तो ये स्फेयर है। और
ये कंडक्टर भी है। तो कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए, मतलब इसको हम ऐसे करके बैटरी लगाएंगे, ये मान लो बैटरी लगा दी, और यहाँ बैटरी से हम इसको क्या देंगे? चार्ज देंगे। तो ये वाला कौन सा टर्मिनल होता है बैटरी का? पॉजिटिव। और ये निगेटिव। तो मतलब कुल मिला के इसको, इस पर चार्ज आ जाएगा, ऐसा समझ लो। बैटरी हटा दो, तुम समझ गए, इसको चार्ज कर दिया किसी भी तरीके से। तो जब चार्ज कर दिया तो फिर चार्ज इस पर क्या हो जाएगा? आके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, तभी तो इसका नाम कैपेसिटर है। तो चार्ज कहाँ स्टोर होगा? क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज केवल इसके सरफेस पर होगा। क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज इसके सरफेस पर होगा। तो ये हमने इस पर क्या बना दिया? चार्ज बना दिया। मान लिया कि कितना चार्ज स्टोर हुआ है? क्यू चार्ज स्टोर हुआ है, पॉजिटिव को। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है कि स्फेरिकल जो कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आता है ना। तो देखो, फॉर्मूला तो आपको बताया गया, सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ये जनरल है, ये सबके लिए है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो फिर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज तो मैंने फिर भी क्या मान लिया, देखो क्यू ही मान लिया है। बस यहाँ पोटेंशियल बदल जाएगा। अब यहाँ समझो, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊं मैं, ऐसे चार्ज है तो देखो ऐसे होगी ना। कोई बता सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे बना रहा हूँ? सरफेस के कैसे है? सरफेस के आउटवर्ड या परपेंडिकुलर? आउटवर्ड तो है ही, लेकिन सरफेस के क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर है। हर एक पॉइंट पर जहां भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊंगा, वो सरफेस की क्या होगी? देखो, सरफेस से कैसी होगी? 90 डिग्री पर होगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फेयर पर है ना। तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और भी होंगी, कई सारी होंगी, आप समझने के लिए बस इतनी बना दी। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो सरफेस के कैसे जाएगी? परपेंडिकुलर जाएगी। और अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है तो इस स्फेयर का कहीं 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 ना सेंटर होगा यहाँ पर। ये मैंने मान लिया इसका सेंटर है स्फेयर का, ओ कह देते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये कहां पर मीट करेगी जाकर? इस स्फेयर के सेंटर। हर इलेक्ट्रिक फील्ड मीट करेगी। अगर कोई नहीं कर रही है तो वो मुझसे गलत बन गई है। बात समझ में आ रही है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पीछे बढ़ाओगे तो वो कहां मीट करेगी? तो इसमें डेविएशन आ गई, तुम समझ गया ना। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पीछे बढ़ाओगे तो कहां मीट करेगी? सेंटर पर मीट करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। और सरफेस के परपेंडिकुलर खींची गई लाइन, किसी भी स्फेयर के या सर्कल के परपेंडिकुलर खींची गई लाइन सेंटर से पास करती है। ये बात बिल्कुल तय है, तयशुदा है एकदम। समझ गए? तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कहां से क्रॉस करेंगी? सेंटर से क्रॉस करेंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से नहीं, कहां से निकल रही है? सेंटर से निकल रही है। तो ऐसा लग रहा है तो हम मान भी लेंगे ऐसा ही। हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से ही आ रही है। तो क्या चार्ज सेंटर पर है? चार्ज सेंटर पर नहीं है, लेकिन हम मानेंगे। हम मानेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से आ रही है तो चार्ज भी कहां है? सेंटर पे ही है। ये है नहीं, ये माना गया है, क्योंकि चार्ज तो स्फेयर के सरफेस पर है। बात समझ में आ गई? मानोगे नहीं तो फिर करोगे कैसा आगे कहानी पूरी, है ना। तो क्योंकि क्यों मान रहे हैं उसका रीजन दिया ना मैंने। रीजन दिया ना क्यों मानना है, ऐसी कुछ भी नहीं मान लिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से निकल रही है, इसलिए हम कहेंगे ये जो चार्ज है ना, क्यों, ये कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पर रखा हुआ है। अब ये स्फेयर है तो इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं। क्या मान ली मैंने? रेडियस। ए आर कुछ भी मान सकते, मैंने ए मान लिया। तो ये ए क्या है इसकी? रेडियस। तो ए जो है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फेयर है। और क्यू जो है वो चार्ज ऑन स्फेयर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है?
कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू तो पता है, क्यू कितना है, क्यू ही है। वी नहीं पता। वी क्यों नहीं पता भैया? तो वी ऐसे नहीं पता, देखो आपने कहा मान लिया चार्ज को, सेंटर पे। और कैपेसिटर कहां तक है? ये कैपेसिटर है ना, पूरा सरफेस इसका, मतलब यही तो चार्ज स्टोर हो रहा है। तो आपको इस पॉइंट से लेकर इसके सरफेस तक क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। मतलब इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना पड़ेगा। उसकी वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी, वी की वैल्यू। तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा अगर चार्ज हमने कहा मान रखा है? सेंटर पर। मतलब इस क्यू को आप तो यहां मान लो कि क्यू अगर सेंटर पर है तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कितना होगा बताओ? पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होगा बताओ? कैसे, कितना पोटेंशियल होगा यहाँ? अगर चार्ज यहाँ है तो यहाँ पोटेंशियल बताओ सरफेस पर, और बताएगा। बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? V बराबर, यार चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल नहीं निकल रहा तुमसे? ये डिस्टेंस a दे तो रखी है। अगर मैं कहूं यहाँ एक चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ P पॉइंट है, तो पोटेंशियल बताओ। तो तुम एकदम बता दोगे तुरंत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो भी। बता दोगे नहीं बता दोगे? तो वही केस तो यहाँ है। सारा का सारा चार्ज आपने कहाँ मान रखा है? सेंटर पर। और ए डिस्टेंस पर आपसे पोटेंशियल पूछ रहे हैं। ये ए डिस्टेंस हो गई ना स्फेयर की, सरफेस की, कहीं से भी ले लो ए ही है हर जगह, ये रेडियस है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वही फॉर्मूला लगेगा। तो 1/, फिर क्यू अपॉन क्या, ए मान रखा है तो ए स्क्वायर ले लो। सही है। बस ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब इसको हमें मिल गया पोटेंशियल। अब इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन है, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, नहीं है। है ना, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है आर स्क्वायर, इसमें ना होता। देखो फ्रॉम इक्वेशन पर, ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तुम, मुझे भी बुलवा दोगे एक दिन। अब मैंने सही कर दिया तो उधर तो कहना ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। ये याद कर लो यार। तो सी बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन वी की वैल्यू ये है, देखो रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए। सही है। देखो क्यू से क्यू तो कट गया, चार्ज से चार्ज खत्म। तो कैपेसिटेंस पर क्या क्या फॉर्मूला आया? ये पूरी वैल्यू नीचे वाली कहाँ चली जाएगी? तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और नीचे बचेगा 1। 1 को लिख नहीं रहा मैं, समझ गए ना? Q से Q कैंसल, ये पूरी टर्म देखो अपॉन के भी अपॉन में है, तो ये कहाँ जाएगी? ऊपर। तो नीचे 1 बचेगा, 1 को मैंने लिखा नहीं। तो ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखो जरा, देखो माना, माना एक स्मॉल ए त्रिज्या का, माना एक स्मॉल ए त्रिज्या का गोलीय चालक है, गोलीय चालक है, जिसकी धारिता का सूत्र हमें ज्ञात करना है। इसकी धारिता का सूत्र हमें ज्ञात करना है। माना गोलीय चालक के पृष्ठ पर, माना गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश Q है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र
जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है, कैपिटल ई है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ से लंबवत है, पृष्ठ से लंबवत है, परपेंडिकुलर है ना, पृष्ठ से लंबवत है। अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश गोलीय चालक के केंद्र O पर रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश गोलीय चालक के केंद्र O पर रखा है। तो नोट करो। तो देखो, जैसा कि बताया गया था कि जो कैपेसिटी होती है वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना पोटेंशियल पे। यहाँ देखो, ये जो फॉर्मूला आ रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर का, इसमें क्या दिया हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है भाई, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप जानते हैं। तो ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ जो कैपेसिटेंस है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पर। और ए क्या बताई गई है, रेडियस ऑफ स्फेयर। मतलब आप इस स्फेयर की रेडियस को बढ़ाएंगे तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा ना। अगर इसकी रेडियस बढ़ेगी तो पूरा का पूरा कैपेसिटर बढ़ेगा ना। मतलब अगर साइज ऑफ कैपेसिटर बढ़ाया जाए तो उसकी कैपेसिटी भी, बाकी चार्ज और पोटेंशियल पर कैपेसिटी कोई भी डिपेंडेंस नहीं हो। ऐसा हमने बात आपको बता दी पूरी कंफर्म, ठीक है। अब मान लो ये जो कैपेसिटर है ये एयर में ना रखा है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है। समझते हैं, मीडियम में किसी और मीडियम में रखा है, ऑयल में रखा है या वाटर में रखा है, किसी भी मीडियम में रखा है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। मतलब जिसमें के की वैल्यू 1 नहीं है। बताया गया था डाइलेक्ट्रिक मीडियम चैप्टर 1 में। मतलब एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है और बाकियों के लिए 1 नहीं होती, ग्रेटर देन 1 होती है। तो मान लो ये जो कैपेसिटर है किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। तो फिर इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, कोई बता सकता है। इफ मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या मान लिया, के मान लिया। या किसी और मीडियम में रखा है तो वहां के की वैल्यू फिर 1 नहीं होगी, कुछ ज्यादा होगी। ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारा कैपेसिटर कहाँ रखा हुआ है, एयर में या वैक्यूम में। अगर एयर वैक्यूम में नहीं है तो फिर ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है, इससे इसकी क्या हो जाएगी, इनटू हो जाएगी। तो फॉर्मूला आएगा सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या, के, और फिर क्या, ए। तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी कि जिस मीडियम में रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। नोट करो। डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं हिंदी में परावैद्युत। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक है ना, कांस्टेंट जानते हैं, नियतांक है। हो गया, ठीक है। अब देखो, यहां तक नोट कर लिया। तो अगर आपसे स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछेंगे तो फिर अगर एयर के लिए पूछेंगे तो ये लगेगा, और किसी मीडियम में रखा है तो ये लगेगा। तो यहां से देखो, अगर तुम एक चीज देखोगे ना, तो जो कैपेसिटी आई है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। देखो, इस फॉर्मूले में तो एक ही चीज पर डिपेंड कर रही थी, रेडियस पर। इसमें देखो के वही आ गया ना। यानी जो कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल कैपेसिटर का, वो पहली बात तो डिपेंड करेगा किस पर, साइज पर उसके।
ये क्या है, साइज, साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई रेडियस बढ़ेगी तो साइज भी तो बढ़ेगा। तो साइज बड़ा करोगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये बताई गई है कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा, देखो किस पर, के पर भी डिपेंड कर रहा है। अब के मैंने अभी बताया आपको कि के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अगर आपने एयर में ना रखा, किसी और मीडियम में रखा है, तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। एयर के लिए 1 होती है। और मीडियम जैसे कि ऑयल ले लिया, वाटर ले लिया, तो इनमें अगर आपने कैपेसिटर को रखा है तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कम नहीं होगी। तो आपने देखा होगा जो कैपेसिटर होता है, खासकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उनके अंदर एक हम मटेरियल फिल कर देते हैं, ब्लैक ब्लैक सा। कभी कैपेसिटर को तोड़ कर देखा है, कंडेंसर को, पंखे के, उसको तोड़ोगे तो उसमें एक ब्लैक कलर का मटेरियल भरा होगा, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, उसको क्यों भरते हैं, यहाँ से रीजन पता चलता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटर की क्या बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। देखो के बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, के अगर बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। अगर कैपेसिटर के अंदर कोई मटेरियल भर दिया जाए तो उसमें के आ जाएगा, फिर तो के की वैल्यू बढ़ गई, के की वैल्यू बढ़ गई तो फिर किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और साइज तो मैटर करता ही है, बड़ा कैपेसिटर तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। हम इसको समझा रहे हैं। तो जितने भी कैपेसिटर होते हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है ताकि उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से कैपेसिटी का क्या लेना देना है, कैसे बढ़ जाती है कैपेसिटी कैपेसिटर की, उसको समझाऊंगा मैं जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाऊंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे, और जब भरेंगे फिर हम समझेंगे कि कैपेसिटी कैसे बढ़ाता है, ये के कैसे बढ़ा देता है कैपेसिटी, उसको समझेंगे। ए कैसे बढ़ा रहा है वो तो समझ में आती है बात, ठीक है। ये नोट कर लो जरा। यहाँ से सी बराबर हमारे पास फॉर्मूला आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए। ये कब लिखा गया है, वैक्यूम या एयर में, अगर आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली जाए तो क्या निकल कर आएगी बताना, सी अपॉन 4 पाई ए। सी यहाँ पर कैपेसिटेंस है ना, तो सी की यूनिट क्या होती है, फैरड। और 4 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं, नंबर है। ए क्या है, रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की देखो एक नई यूनिट आ रही है निकलकर, क्या आ रही है, फैरड मीटर इनवर्स। ये मीटर ऊपर लेके आओगे इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फैरड मीटर इनवर्स भी एप्सिलॉन नॉट की ही यूनिट है। और एक यूनिट आपने इसकी चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ी थी जब कूलाम्ब्स लॉ पढ़ा था, बता सकता है कोई क्या यूनिट थी, कूलाम्ब्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट आई थी, पढ़ी थी ना, क्या आई थी बताओ। यार फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूला तो पता है ना कूलाम्ब लॉ का, कूलाम्ब फोर्स का, उससे एप्सिलॉन नॉट जो आता है उसको निकालो दिमाग में। देखो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो उसको पलटो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वो, और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, यानी न्यूटन पर कूलाम्ब स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ये तो थी। देखो, नहीं उल्टी लिख दी मैंने, पलटोगे तो ये पलट जाएगा ना, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला देखो। ये था ना, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर पलटा जाएगा तो फिर एफ आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे समझ रहे हो ना, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो ये आएगा एफ आर स्क्वायर और एक Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इधर और एफ इधर, 1/4 पाई को हटा दिया मैंने, यूनिट निकालना है ना। देखो कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थी और ये भी एप्सिलॉन नॉट की ही यूनिट है, दोनों एप्सिलॉन नॉट की ही यूनिट है, ठीक है। तो नोट कर लो ये यूनिट, कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ना। अगर मैं ग्राफ खींचूं, ग्राफ बनाऊं सी वर्सेस ए में,
मतलब सी और ए का ग्राफ बनाना है मुझे। ए क्या है, रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर की या कैपेसिटर की, और सी क्या है, उसका कैपेसिटेंस। तो दो एक्सिस बना लेता हूं। एक ये एक्सिस ये रिप्रेजेंट करेगी कैपेसिटेंस को, और एक ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, रेडियस को। तो बताओ आपने क्या देखा अभी, भाई सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है ए के, आया नहीं आया है? मतलब साइज अगर बढ़ेगा, रेडियस अगर बढ़ेगी, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो ये किस कैसा ग्राफ आएगा इसका बताओ। ए बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि यहां से भी तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई ना। देखो, इसको अगर मैं कोई कांस्टेंट मान लूं, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैथ में क्या पढ़ते हो, एम एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है मैथ में, नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, 11th में। तो यहाँ पे, यहाँ सी कितना है, जीरो। सी होता है इंटरसेप्ट, कहां से जाएगी, यहाँ पे सी जीरो है तो ओरिजिन से जाएगी। तो ओरिजिन से आप क्या खींच दो, एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां देखो, ए बढ़ रहा है, देखो ए बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ सी भी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, सी ऊपर जा रहा है। तो अगर सी वर्सेस ए का ग्राफ खींचेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सुनो यहाँ, एक मिनट सुनते रहो पहले, बाद में नोट कर लो। मान लो ये जो ग्राफ बनाया गया है, ये किस में बनाया गया है, एयर के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, एयर के लिए बनाया गया है, एयर या वैक्यूम में है। मान लो हमारा जो कैपेसिटर है वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, तो वहां पे के भी आ जाएगा। तो अभी आपको बताया गया है कि के बढ़ने पर, अगर के आ जाएगा, के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लो हमारा जो कैपेसिटर है, अब वो किस में आ गया, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आ गया। तो जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी, ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, अभी तो देखो बिल्कुल सेंटर से गई है एयर में, तो अब मान लो के आ गया, तो फिर ये कैपेसिटेंस ज्यादा जल्दी बढ़ने लगेगा ना। भाई रेडियस थोड़ी सी बढ़ाओगे, कैपेसिटेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अगर कैपेसिटेंस नहीं है तो सेंटर में लाइन है, वो सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सेंटर पे लाइन है। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया, तो फिर ये जो ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन, ये कैपेसिटेंस की तरफ ज्यादा झुक जाएगी, इधर की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि फिर थोड़ी सी रेडियस बढ़ाने पर कैपेसिटेंस ज्यादा बढ़ेगा। तो देखो ऐसे, मान लो ये वाला जो अभी जो बनाया है, ये मैंने सेंटर से ही बनाया है, ये एयर के लिए है इसका मतलब, सही है। अब मैंने एक और स्ट्रेट लाइन खींची ऐसे, आएगी तो स्ट्रेट लाइन ही ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी तो यही है। देखो, यहाँ पे भी तो सी प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, आएगी तो स्ट्रेट लाइन ही। लेकिन क्योंकि के आ गया ना, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। मान लो और ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम मिला दिया है, तो फिर उसका ग्राफ और शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो ये के1 के लिए है, के1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये के2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है। और के2 वाला जो है वो ज्यादा है किससे, के1 से। तो यहां देखो, अगर आपने थोड़ी सी रेडियस बढ़ाई है, यहां से यहां गए हो, इतनी सी रेडियस, तो कैपेसिटी देखो एकदम ज्यादा बढ़ गई, ये वैल्यू ज्यादा है ना इससे। तो कम रेडियस बढ़ाने से ही कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया है। बात समझ में आ गई। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका रीजन अभी नहीं बताया गया है कि क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि बिल्कुल उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, एटॉमिक लेवल पे एटम समझाने पड़ेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पोलराइजेशन हो जाता है। तो उसको मैं तब समझाऊंगा जब पैरेलल प्लेट समझाऊंगा, ठीक है। इस ग्राफ को नोट कर लो। बस आज के लिए इतने ही रहने देते हैं ना। कल